हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में भी हम फिर से करने वाले हैं साइकोलॉजी के पोर्शन को। एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की हमने सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आज पेपर नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट? विकास के बारे में कौन सा सार्थक तथ्य यानी सही बात की गई है? फर्स्ट है, यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। फर्स्ट, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट फैक्ट है उसके बारे में बताना है। देखो, इट डज नॉट फॉलो ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न को तो फॉलो करता है, आप कुछ हद तक प्रिडिक्शन कर सकते हो, इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। विकास भाई हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन से ही होता है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट, एक बालक, एक ऐसा बच्चा जिसे मानव संपर्क से पृथक रखा गया है, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरे होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? देखो भाई, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसको आइसोलेट रखा गया है सोसाइटी से, उसको सोसाइटी से आइसोलेट करके रखा गया है, और बाद में भी जब उसको सोसाइटी के इंटरेक्शन में रखा गया है, फिर भी वो पूरे तरीके से ओवरकम नहीं आता है। उसको लैंग्वेज, उसकी जो भाषा है, भाषा में विकार देखने को मिलता है, उसको अच्छी तरीके से उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो है, ये एविडेंस किस एस्पेक्ट को सपोर्ट करता है? लैंग्वेज के कौन से एस्पेक्ट को ये एविडेंस सपोर्ट करता है? फर्स्ट है इन्वायरमेंटल, सेकेंड बायोलॉजिकल, थर्ड है इंटरेक्शनिस्ट, फोर्थ है प्रेगमेटिक। तो ये भाई सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर को, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट नहीं मिला लैंग्वेज को यूज करने का, जिस वजह से वो बच्चा भाषा को नहीं सीख पाया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना या फिर कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी को डेवलप करने में इनमें से कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है जो ऑब्स्टेकल यानी डिफिकल्टी क्रिएट करेगी? फर्स्ट है, हेल्प स्टूडेंट टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज। फ्लेक्सिबल वेज में अगर बच्चों को सोचने के लिए मौके दोगे तो वो तो अच्छी बात है, उससे क्रिएटिविटी डेवलप होगी। सेकेंड है, इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क। रिस्क उठाने के लिए बच्चों को इनकरेज करना चाहिए आपको, क्योंकि बच्चों आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करें तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए भी बच्चों को इनकरेज करना है आपको। थर्ड है, ओवर कंट्रोल स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। अगर आप ओवर कंट्रोल करोगे तो बच्चा अपने विचारों को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है? सबसे बैड है, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप होने में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है? द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? फर्स्ट है, सम इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, यानी कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित होती है। एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय अ फीलिंग। देखो भाई,
कुछ ही इमोशंस का बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, हर एक इमोशंस का बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, ये गलत हो गया। ये परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके इमोशंस चेंज होते रहते हैं, वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। इमोशंस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग, लर्निंग से आप इमोशन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई भाई कर सकते हो। फोर्थ है भाई, एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय अ फीलिंग, हर एक इमोशन एक फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी, इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों में सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा है? फर्स्ट, अथॉरिटेरियन, नेग्लेक्टफुल, अथॉरिटेटिव और इंडल्जेंट। भाई 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। फर्स्ट इज अथॉरिटेरियन, इस ये क्या होता है, सबसे नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप डिसिप्लिन और कंट्रोल बच्चे पर सबसे ज़्यादा रखते हो और उसको लव केयर बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इंडल्जेंट में क्या है, आप हद से ज़्यादा लव कंट्रोल दे रहे हो और बच्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। नेग्लेक्टफुल में ना तो आप बच्चे को डिसिप्लिन रख रहे हो, ना ही उसको लव और केयर दी जा रही। तो सब, और जो अथॉरिटेरियन है ये क्या होता है भाई, अथॉरिटेरियन भाई सबसे नेगेटिव होता है, और मैंने गलती से अपोजिट बता दिया। अथॉरिटेटिव जो होता है वो सबसे पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें लव केयर और डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस होता है। और अथॉरिटेरियन के अंदर क्या है, कंट्रोल ज़्यादा है और लव और केयर बहुत ही कम है। तो सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल रहेगा वो रहेगा भाई अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। देखो अथॉरिटेरियन में लास्ट में एन है यानी नेगेटिव, ये होगा सबसे नेगेटिव, इसमें डिसिप्लिन और कंट्रोल सबसे ज़्यादा, और बच्चे को अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। और सबसे बेस्ट है अथॉरिटेटिव, आप बच्चे के ऊपर कंट्रोल भी रख रहे हो और उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का भी मौका आप दे रहे हो। तो बेस्ट आ जाएगा अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या फिर निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा टूल इफेक्टिव नहीं है? फर्स्ट है क्विज़िज, क्विज़िज भी एफए का पार्ट होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और कन्वर्सेशन। लेकिन जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है ये एफए का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हो। अगर आपने ये लेवल अचीव कर लिया यू आर पास, अगर अचीव नहीं किया तो यू आर फेल। लाइक सीटेट का एग्ज़ाम होता है जनरल के लिए, 90 अगर आपने स्कोर किया है तो क्या है, आप पास हो, अगर 90 स्कोर नहीं किया तो आप फेल हो। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आपके रिजल्ट को बताता है, इसलिए ये एफए का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है। अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आवर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। भाई नाम जो चोम्स्की थे उन्होंने बोला कि हर एक ह्यूमन के अंदर क्या है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसी लैंग्वेज उसके आसपास यूज़ करती है, वो एलएडी उसी लैंग्वेज को उठा लेता है। इनके अकॉर्डिंग उस एलईडी के अंदर एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर हर तरह की ग्रामर फिट होती है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एलएडी की फुल फॉर्म क्या है और एलईडी के बारे में बात किसने की? तो एलईडी की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसके बारे में बात की थी नाओम चोम्स्की ने। नेक्स्ट देखते हैं भाई, समावेशन से तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड इन द क्लासरूम फॉर, कि इस समावेशन का मतलब है कि एक
स्पेशल नीड्स के बच्चे को एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाना, तो ऑप्शन है कितने समय के लिए उसको पढ़ाया जाना चाहिए। फर्स्ट है सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, फुल टाइम, ड्यूरिंग सोशल एक्टिविटी इन द स्कूल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है कि स्पेशल नीड्स के बच्चों को आप फुल टाइम नॉर्मल क्लासरूम के अंदर पढ़ाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल टाइम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। कि भाई थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, कुछ थे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और कुछ थे सेकेंडरी या फिर सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री लॉ है। देखो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये हैं 3 प्राइमरी लॉज जो थॉर्नडाइक ने दी थी। लेकिन सेकंड है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पोंडिंग, यानी बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, ये था भाई द्वितीय या फिर गौण नियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता या फिर अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी एप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज इट इज एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक तो ये नहीं होती, इट इज इंट्रिंसिक एंड ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शनिंग। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो आपके इंट्रिंसिक है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी के कारण आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। लाइक रीडिंग से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बहुत तरह की डिसेबिलिटी आपको हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई। कि इनमें से कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी के अंदर नहीं बताई। मैथमेटिक भी की थी भाई, म्यूजिकल भी की थी और प्रैक्टिकल थर्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बात नहीं की थी भाई। नेक्स्ट है भाई वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है। कि एक जो टास्क है बच्चे के लिए खुद से करना क्या है डिफिकल्ट है, लेकिन किसी की हेल्प से उसके लिए करना इजी हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है भाई। इसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, यहाँ तक ही बच्चे का विकास संभव है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज नोन एज द इंटरेक्शन बिटवीन नोन एंड अननोन। नोन एंड अननोन के बीच के इंटरेक्शन को भी ZPD जीपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनमें से कौन सा स्टेप इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो रिस्पोंडिंग टू द स्टिमुलस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नहीं है, यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ये राइट आंसर हो जाएगा। 14th है अधिगम है। कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या होता है। एवरीथिंग वी नो इज लर्निंग, कि जो कुछ हम जानते हैं। सेकंड है अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, ये करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक बोल लो या फिर अपेक्षाकृत, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। नेक्स्ट है अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, की सामाजिक रचनावादी अप्रोच जो है लर्निंग का उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है इट एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन, की ये कॉग्निशन पर ध्यान देता है। सेकंड एम्फेसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर ध्यान देता है। थर्ड है एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट
कि ये दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करने पर, अधिगम के लिए दूसरों का सहयोग लेने पर बल देता है कि आपको सोसाइटी में इंटरेक्शन करनी चाहिए जिससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। कि बच्चे की जो मोरालिटी है वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से इन्फ्लुएंस है या फिर दंड से बचने के लिए इन्फ्लुएंस है। तो इसको मोरालिटी का कौन सा लेवल कहा जाता है भाई? एब्सेंस ऑफ मोरालिटी पाई जाती है भाई लेवल नंबर फर्स्ट, दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल। 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका आ जाएगा प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट है सॉरी, एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। कि कोई बच्चा है एक किसी पर्टिकुलर इमोशन या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में हाई और लो है और बाद के ईयर्स में भी वो ऐसा ही है। हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक उसको उसकी बायोलॉजी से मिली हो लेकिन बाद में इन्वायरमेंट भी उसी तरीके का मिला तो वैसा ही रह गया। तो ये किस पर इम्फेसिस कर रही है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। की हेरिडिटी से कोई कैरेक्टरिस्टिक मिल गई फिर बाद में इन्वायरमेंट भी उसी तरीके का मिला, तो ये बात करती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की। नेक्स्ट है भाई 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? फर्स्ट है थिंकिंग यूजेस इमेजेस एंड लैंग्वेज। थिंकिंग में इमेजेस और लैंग्वेज यूज होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थिंकिंग इज द सेट ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस। ये कोग्निटिव प्रोसेस है यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। फोर्थ है थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड। भाई बिल्कुल गलत है ये चीज क्योंकि थिंकिंग और लैंग्वेज आपके रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इंकरेजेस अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग? देखो जिसमें आपको गहरे रूप से चिंतन करना होगा, डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग जो प्रमोट करने वाला है। फर्स्ट है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ हाफ? हाफ का इनवर्स बताने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा तो ये नहीं होगा भाई डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर? लोएस्ट प्राइम नंबर भी आप बता दोगे, इसमें भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी? कि आपको टी की मेजरमेंट पता है, उसका हाफ अगर आपको टी बनानी है तो क्या मेजरमेंट रहेगी, वो भी आप बता सकते हो। इसमें कोई डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग नहीं है। फोर्थ है व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज द अपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन? कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन एडिशन का रिवर्स है। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। ये आपकी डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग को प्रमोट करने वाला क्वेश्चन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषताएं व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? कि इनमें से कौन सी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल? कि जब एक व्यक्ति मोटिवेटेड होता है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है और यहाँ पर पूछा गया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। देखो फर्स्ट है एनर्जाइज्ड यानी एनर्जी से भरपूर रहेगा इंसान, डायरेक्टेड रहेगा, सेपरेटेड और सस्टेन्ड। सस्टेन्ड भी रहेगा, उस काम पर टिका रहेगा, लेकिन जो ये सेपरेटेड है ये नहीं होगा। सेपरेटेड मीन्स अलग थलग उसका व्यवहार हो जाएगा, तो सेपरेटेड नहीं होगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 यानी पृथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन? फर्स्ट है इट इज स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन।
सेकेंड, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। फोर्थ है बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इट। देखो ये भी बात ठीक है, स्कूल बेस्ड होता है, सभी एस्पेक्ट्स को मेजर किया जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है, यानी बच्चे के डिफिकल्टी एरियाज का इसमें पता नहीं लगाया जाता। ये तो गलत बात होगी क्योंकि डिफिकल्टी एरियाज को तो हम पता करते हैं, इसीलिए सीसीई का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। गैने ने जो हायरार्की ऑफ लर्निंग दी थी उसका हाईएस्ट लेवल क्या था? उसका हाईएस्ट लेवल था भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है? देखो एंजाइटी ये भी इंटरनल होती है, किसी चीज़ को लेकर आपको स्ट्रेस होना। अचीवमेंट, किसी भी चीज़ से एस्पिरेशन यानी आकांक्षा रखना, ये भी इंटरनल होगा। लेकिन फोर्थ है प्रेज, कोई भी काम आप प्रशंसा के लिए, बाहरी प्रशंसा के लिए कर रहे हो तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड? फर्स्ट है इंडिविजुअल्स एबिलिटी असेस्ड एक्यूरेटली, कि इंडिविजुअल की एबिलिटी है उनको आप असेस करोगे। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आप सभी लर्नर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए अपने इंस्ट्रक्शन यानी डिलीवरी ऑफ द कंटेंट को बनाएंगे। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट, स्पेशल टैलेंट्स का भी पता लगाना है कि इस बच्चे में कौन से फील्ड में स्पेशल टैलेंट है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता एज कंपेयर टू दिस ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कैसे डेवलप होते हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, डिस्टिंक्टली, पार्शियली, रैंडमली, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली। एकीकृत तरीके से ये सारे डेवलप होते, एक दूसरे को साथ लेकर ये डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकल एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है, फिर कॉग्निटिव, कभी इमोशनल, कभी सोशल, ये चारों एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हुए एक साथ डेवलप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह इंट्यूशन पर बेस्ड है ना कि लॉजिकल फैक्ट पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या है? कि बच्चे का जो लॉजिक है वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो उसके इंट्यूशन पर बेस्ड है। तो ये जो स्टेज होती है ये होती है भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी यहाँ पर बच्चे में क्या होती है सूडो मैच्योरिटी, उसको लगता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है। तो इंट्यूशन पर बेस्ड उसकी रीजनिंग है, उसको बोलेंगे प्री ऑपरेशनल पीरियड, सेकेंड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट रहता है, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये नहीं होगा, प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट, ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगी भैया स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि यानी मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको फ्रेम्स ऑफ माइंड भी बोला जाता है। किसने दी थी? ये दी थी भाई हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। फर्स्ट है समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव को फॉर्मल असेसमेंट बोला जाता है। समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, ये तो रॉन्ग हो गया। समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के बाद में लिया जाता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एम्फेसाइज ऑन डायग्नोजिंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट, कि ये डिफिकल्टीज को डायग्नोज करता नहीं, ये तो इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद होता है, तो ये डायग्नोज नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा कि इसको आप फॉर्मल असेसमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, किन में से कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए नहीं है। फर्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी, या फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है भाई ये टीचर सेंटर्ड होता है, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड होता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है प्रदर्शन विधि, यानी टीचर का ही दबदबा रहता है, टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ों को दिखाता है, क्लास पर कंट्रोल टीचर का होता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ भैया आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है 2018 वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम और पेपर को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।